अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के लेक्चर नंबर 7 के बारे में। और लेक्चर नंबर 7 में बताया गया है कि किस तरीके से फिनाइट ऑटोमेटा से ट्रांजिशन टेबल को बनाया जाता है। ट्रांजिशन टेबल को बनाने से पहले इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर 3 स्टेट्स दी गई हैं, इनिशियल स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट और फाइनल स्टेट। क्योंकि ये 3 स्टेट हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं और इससे कम भी, यानी कि 2 भी हो सकती हैं या 2 से ज़्यादा भी। तो यहाँ पर एक इनिशियल स्टेट है जिसे हम स्टार्टिंग स्टेट भी कहेंगे। इंटरमीडिएट स्टेट, जितनी भी स्टेट्स होंगी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के दरमियान, उन्हें इंटरमीडिएट स्टेट भी कह सकते हैं। और लास्ट वाली जो कि फाइनल स्टेट होगी, जहाँ पर ये जाकर फिनाइट ऑटोमेटा ख़त्म हो रहा है, उसको फाइनल स्टेट कहते हैं। और जहाँ से शुरू होगा उसे इनिशियल स्टेट कहते हैं। जो भी इसके दरमियान में है उन्हें सबको हम इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं। तो इनिशियल स्टेट, स्टार्टिंग स्टेट 0 से स्टार्ट होती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट इंटरमीडिएट स्टेट यानी कि 1 पे जाती है, और उसके बाद फाइनल स्टेट यानी कि 2 पे जाती है। तो 0, 1, 2 इसका नाम है। ये 0 स्टेट है, ये 1 स्टेट है और ये 2 स्टेट है। 0 के बाद जहाँ पर एक एरो दिया हुआ है और इसके ऊपर ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 0 जो है, 0 स्टेट से जब हम 1 स्टेट में मूव करेंगे तो वो ए इनपुट लेगी, तभी वो ए पे 1 स्टेट के ऊपर मूव कर सकती है। फिर इसके बाद अगर इसे बी इनपुट लेनी है तो वो बी 1 स्टेट पर ही दोबारा से मूव करेगी, और अगर दोबारा से ए इनपुट लेती है तो वो फाइनल स्टेट पे मूव करेगी। सो फिनाइट ऑटोमेटा को से अगर हम ट्रांजिशन टेबल बनाएं, ट्रांजिशन टेबल किस तरीके से अनकोडेड करता है या तो बताता है फिनाइट ऑटोमेटा को, तो उसके लिए हमें एक टेबल बनाना होता है। टेबल में इस ऊपर वाले हिस्से में या सेल्स में हम इनपुट सिंबल्स लिखते हैं जो कि एग्जाम्पल में दिए गए हैं, ए और बी, ये इनपुट सिंबल्स हैं। तो ऊपर यहाँ पर इन 2 सेल्स में इनपुट सिंबल्स ए और बी लिखे जाएंगे। उसके बाद इस तीनों सेल्स के अंदर स्टेट्स लिखी जाएंगी 0, 1 और 2, क्योंकि 3 ही स्टेट है, 0, 1, 2। उसके बाद जहाँ पर नेक्स्ट स्टेट पे कहाँ पर ये जाएंगे, मूव करेगा, तो वो लिखी जाएंगी। तो 0 स्टेट से नेक्स्ट स्टेट बनती है 1। तो 0 स्टेट नेक्स्ट स्टेट पे जाने के लिए इनपुट ले रही है 0 स्टेट ए इनपुट ले रही है 1 स्टेट पे जाने के लिए, तो यहाँ पर होगी नेक्स्ट स्टेट 1। जबकि 0 बी इनपुट नहीं लेती, तो यहाँ पर हम एरर लिखेंगे, एरर जनरेट होगा, या फिर हम इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो 0 स्टेट ए इनपुट लेकर 1 पे जा रही है, जबकि 0 स्टेट बी इनपुट नहीं ले रही। इसीलिए यहाँ पर कोई भी स्टेट नंबर नहीं लिखेंगे, ना तो 0, ना 1, ना 2, बल्कि यहाँ पर एरर लिख देंगे, यानी कि गलती आ गई है या एरर जनरेट हो गया है। नेक्स्ट 1 स्टेट ए इनपुट लेकर अगली कौन सी स्टेट पे जाएगी, तो इस एग्जांपल में 1 स्टेट है ये, और ये ए इनपुट लेकर नेक्स्ट स्टेट फाइनल स्टेट पे जा रही है, यानी कि 2 पे। तो इस सेल के अंदर 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये 2 स्टेट पे जा रही है। जबकि 1 स्टेट बी इनपुट लेकर कौन सी स्टेट पे जा रही है, 1 पे। तो 1 स्टेट बी इनपुट लेकर फिर वापस से 1 स्टेट पे ही जा रही है। इसको आप बोलते हैं सेल्फ लूप, जो कि 1 पे है, जो कि 1 स्टेट बी इनपुट लेने के बाद दोबारा 1 पे ही वापस आ जाती है। जबकि फाइनल स्टेट 2 कोई भी इनपुट नहीं ले रही कि वो अगली स्टेट पे मूव करे, क्योंकि फाइनल स्टेट के आगे कोई भी स्टेट नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों में कुछ भी नहीं लिखा हुआ एरर के अलावा। नेक्स्ट यहाँ पर वही सब कुछ बताया जा रहा है।
आगे जो है वो फिनाइट ऑटोमेटा के बारे में बताया गया है कि फिनाइट ऑटोमेटा को क्यों बिल्ड किया जाता है। फिनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि लेक्सिकल एनालाइज़र बनाने के लिए, तो उसमें टोकन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ किया जाता है। रेगुलर एक्सप्रेशंस इनपुट की सूरत में, जैसे कि ऊपर एग्जांपल जो फिनाइट ऑटोमेटा है उसमें भी दिखाया जा रहा है कि ए और बी एक लैंग्वेज है जिसके लिए यहाँ पर एक फिनाइट ऑटोमेटा को बनाया गया है। तो यहाँ पे ए बी कोई यहाँ पर लैंग्वेज होगी, तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाने के लिए या यूज़ करने के लिए उसके लिए बिल्ड किया जाता है फिनाइट ऑटोमेटा को। और फिनाइट ऑटोमेटा को जो बनाया जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए वो इसलिए ताकि वो टोकन्स को आइडेंटिफाई कर सके। फिनाइट ऑटोमेटा दो तरह के होते हैं, एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा और डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा। दोनों में फ़र्क यहाँ पे बताया गया है कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा क्या होती हैं। डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा में ये फ़र्क है कि हर एक जो भी स्टेट है, जैसे कि यहाँ पर ए है, बी है और सी है, तो वो एक इनपुट लेगी, यानी कि हर एक स्टेट के लिए या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए एक ही इनपुट है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनपुट ऑफ वन कैन काज द ऑटोमेटा टू गो टू द स्टेट बी और सी। और इसमें जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा है इसमें हम ई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ई मूव्स जहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब है एप्सिलॉन, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग या कोई भी इनपुट नहीं ले रही तब भी वो ए से बी पर मूव कर सकती है। जबकि डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा में ऐसा नहीं होता, उसमें वो ई मूव्स नहीं करती, कोई भी ऐसी स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकती जिसकी कोई इनपुट ना हो, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकती। तो इसलिए यहाँ पे कोई ई मूव यानी कि एप्सिलॉन मूव नहीं होता। डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में यही फ़र्क बताया गया है यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो भी बनाया जाता है उसके लिए या तो डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा होता है या फिर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा क्रिएट किया जाता है, बिल्ड किया जाता है। तो इसमें एक जो एल्गोरिथम है उसको पहले डीएफए में चेंज किया डीएफए बनाया जाता है, उसका डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा बनाया जाता है जो कि थॉमसन कंस्ट्रक्शंस है, यानी कि वो एक एल्गोरिथम जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए है, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन से डीएफए में कन्वर्जन के लिए है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टेट है इन द रिजल्टिंग डीएफए में आर मिनिमाइज्ड यूजिंग द होपक्राफ्ट्स एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम बताए गए हैं कि कौन कौन से इस्तेमाल करके मिनिमाइज़ किया जाता है। यहाँ पर एग्जांपल दी गई हैं कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और उससे पहले हम एनएफए यानी कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा का पैटर्न बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, फिर उसको जॉइन करने के लिए यानी कि दो इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे, यानी कि एनएफए फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन है ए और रेगुलर एक्सप्रेशन है बी, उसके लिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा को बिल्ड किया जाएगा। फिर उसके बाद उसको मिलाया जाएगा ई मूव के ज़रिए। तो वो इस एग्जांपल में बताया गया है। तो इसमें यहाँ पर एग्जांपल दिखाई हुई है जिसमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन यानी कि एक लैंग्वेज है जो कि ए और बी इनपुट लेती है।
इसके लिए NFA बनाया गया है, यानी कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब A के लिए अलहदा ऑटोमेटा बनाया गया है और B के लिए अलहदा। अगर हम A रेगुलर एक्सप्रेशन यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ A इनपुट लेती है उसके लिए एक NFA को बनाएं तो उसमें वो दो स्टेट्स हैं, एक S0 जो कि इनिशियल स्टेट या स्टार्टिंग स्टेट है, जबकि S1 जो फाइनल स्टेट है और वो इनपुट लेती है A। ये एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट है। आगे NFA है फॉर B के लिए, इसमें S3 और S4 दिया हुआ है, नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो ये S3 जो है वो इसकी इनिशियल स्टेट है, S4 जो है वो फाइनल स्टेट है और ये जो ऑटोमेटा है वो सिर्फ B ही को इनपुट लेती है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है कि ये NFA और इस NFA को दोनों को मिलाने के लिए यहाँ पर E यानी कि एप्सिलॉन का इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो स्टेट S1 जो कि कोई भी इनपुट नहीं ले रही लेकिन वो S1 से S3 पे मूव कर रही है बग़ैर कोई इनपुट लिए। तो यहाँ इसमें जो है वो एक NFA, दो NFA बनाई गई हैं A और B के लिए अलग-अलग और उन दोनों को E से जोड़ दिया गया है। यहाँ पर भी वही चीज़ दिखा रहे हैं। तो अब जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो A B दोनों लेगी और इसमें देख लें कि यहाँ पर पहले तो NFA में दोनों की फाइनल स्टेट्स मौजूद थी S1 और S4। जैसे ही इन्होंने यहाँ पर इसको जोड़ दिया तो इसमें अब फाइनल स्टेट जो है वो सिर्फ S4 ही होगी, S1 नहीं, क्योंकि S0 से ये मूव कर रही है इनपुट A लेकर S1 पे और फिर S1 से कोई इनपुट नहीं ले रही लेकिन मूव करेगी ये आगे S3 पे। तो ये फाइनल स्टेट नहीं होगी। अब फाइनल स्टेट ये होगी S4, क्योंकि ये आगे मूव नहीं कर रही, ये आगे कोई भी इनपुट नहीं ले रही, तो वो फाइनल स्टेट कहलाती है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी दिखाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और एग्जाम्पल भी है। इस एग्जाम्पल में एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें या तो A है या फिर B है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर 5 स्टेट हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। हमने ऐसे जनरेट करना है, ऐसी ऑटोमेटा बनानी है, यानी कि NFA बनाना है जो कि वो एक ही दफ़ा में A ही ले, B ना ले, और या तो B ले तो A ना ले। अगर A ले रही है तो B ना ले और B ले रही है तो फिर इनपुट A ना ले। तो इस तरह जनरेट करने के लिए 2 स्टेट ऊपर और 2 स्टेट नीचे होंगी और वो दोनों जो हैं वो मिल जाएंगी आखिर में फाइनल स्टेट से, जो कि S5 है। बाकी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हैं ही 2 इनपुट A और B, तो वो S1 और S2 के दरमियान है और यहाँ पे S3 और S4 के दरमियान में है। जबकि बाकी जो हैं वो ले रही हैं एप्सिलॉन, जो कि कोई इनपुट नहीं होती बल्कि सिर्फ मूव हो रही है S1 से S0 से S1 स्टेट पे। सेम इस तरीके से नीचे एक रेगुलर एक्सप्रेशन A और उसके ऊपर स्टार है, जिसमें इस तरह की लैंग्वेज जनरेट होगी जो कि A इनपुट ले सकती है, AA यानी कि 2A ले सकती है, 3A, 4A, 5A, 6A, इस तरह से मल्टीपल्स A ले सकती है। तो यहाँ पर NFA फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन A जिसके ऊपर स्टार है, उसके लिए जब हम एक NFA बनाएंगे तो उसमें 4 स्टेट हैं, S0, S1, S2, S4। तो ये फाइनल स्टेट है और ये दोनों इंटरमीडिएट स्टेट हैं, जबकि ये इनिशियल स्टेट है। जब ये स्टेट जाएगी S0 से S1 पे तो यहाँ पर कोई भी इनपुट नहीं है, इसलिए E इस्तेमाल किया गया है। S1 से S2 पे जाएगी तो A, जबकि S2 से S4 पे जाएगी तो E, यानी कि कोई इनपुट नहीं, जबकि S0 से अगर S4 पे भी जाएगी तो कोई भी नहीं। अब क्या ये जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है, क्या ये इसे एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल, कि अगर हम एक जो है वो लें इनपुट तो ये S0 से S1 पे जाएगी और फिर S1 से S2 पे और ये फाइनल स्टेट पे चली जाएगी। अगर तो ये 2A ले तो क्या ले सकती है? S1 0 से S1 पे जाएगी,
फिर ए लेगी, अब दोबारा ए लेना है तो दोबारा S1 से S2 पे S1 पे मूव करेगी और फिर S1 से S2 पे जाएगी और S2 से फिर S4 पे। तो इसने ये एक्सेप्ट कर लिया। अब 3A क्या जी जनरेट कर सकती है, तो S0 से S1 स्टेट पे जाएगी। अब S1 स्टेट से ये A इनपुट लेकर S2 पे जाएगी, फिर इसे दोबारा वापस S1 स्टेट पे जाना पड़ेगा और S1 स्टेट से दोबारा A इनपुट लेकर S2 स्टेट पे जाएगी और ये 3 दफ़ा मूव करेगी इस तरीके से और फिर उसके बाद ये S4 पे चली जाएगी। इस तरह ये 4 भी एक्सेप्ट कर रही है, 5 भी, इसी तरह सो ऑन ये मल्टीपल से जो है वो एक्सेप्ट कर सकती है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें,